राइट। हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेटवे क्लासेस। तो मैकेनिकल सेकेंड ईयर थर्ड सेम के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बेसिक थर्मोडायनामिक्स हमारा सब्जेक्ट चल रहा है और यूनिट नंबर 1 के ऑलरेडी हम 7 लेक्चर्स कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमारा लेक्चर नंबर 8 होने वाला है, जिसमें हम लोग हीट ट्रांसफर को डील कर रहे होंगे। जब हमने सब्जेक्ट स्टार्ट किया था लेक्चर नंबर 1 में हमने डिस्कस किया था कि सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में, है ना, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में जो एनर्जी का ट्रांसफर होता है, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में जो एनर्जी का ट्रांसफर होता है वो किसके फॉर्म में होता है, कौन सी एनर्जी के फॉर्म में होता है। तो ये जो एनर्जी ट्रांसफर होती है या तो ये वर्क की फॉर्म में ट्रांसफर होती है या फिर हीट की फॉर्म में ट्रांसफर होती है। सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में जो एनर्जी का ट्रांसफर होता है, जो एनर्जी का इंटरेक्शन होता है, या तो वर्क की फॉर्म में होता है या फिर वो हीट की फॉर्म में होता है। एनर्जी ट्रांसफर टेक्स प्लेस इन द फॉर्म ऑफ हीट और इन द फॉर्म ऑफ वर्क बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। तो पिछले 3-4 लेक्चर में हम लोगों ने डील किया था, डिस्कस किया था वर्क ट्रांसफर को, और आज हम डील करेंगे हीट ट्रांसफर को। राइट, हीट ट्रांसफर को हम लिखेंगे क्यू से, है ना। हीट ट्रांसफर को हम लिखते हैं क्यू से, वर्क ट्रांसफर को हम लिखते हैं डब्ल्यू से। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, साथ में हम समझेंगे कि वाई सीपी इज ग्रेटर देन सीवी। सीपी का मतलब है यहाँ पर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड सीवी है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो हम समझेंगे यहाँ पर कि सीपी की वैल्यू सीवी से ज्यादा क्यों होती है। वाई सीपी इज ऑलवेज ग्रेटर देन सीवी। एक इक्वेशन, एक एडियाबैटिक प्रोसेस की इक्वेशन हमने पढ़ी थी, पीवी की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, और मैंने आपको बताया था कि गामा जो है यहाँ पर क्या होता है, एडियाबैटिक इंडेक्स, और गामा की वैल्यू क्या होती है बच्चों, 1 से ज्यादा होती है, ऐसा मैंने बोला था। एक्चुअली ये जो आपका एडियाबैटिक इंडेक्स है, गामा है, गामा रेशियो होता है किसका, सीपी और सीवी का। सीपी और सीवी का रेशियो क्या होता है, गामा होता है। और मैंने आपको बोला कि सीपी की वैल्यू क्या होती है, सीवी से ज्यादा होती है, इसलिए गामा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 से ज्यादा हो जाएगी। तो अल्टीमेटली हमको ये प्रूफ करना है कि सीपी की वैल्यू सीवी से ज्यादा होती है, तो गामा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 से ज्यादा हो जाएगी। चलिए समझते हैं हीट ट्रांसफर क्या होती है ना, जिसको हमने Q से लिखा है। हीट ट्रांसफर को हमने किससे लिख रहे हैं, Q से। क्या होता है हीट ट्रांसफर, समझते हैं। एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं। आपने 1 कप चाय बनाई, है ना, 1 कप ऑफ टी आपने बनाई, ठीक है, बहुत ही शानदार, एकदम अदरक डाल के, इलायची डाल के, है ना, आपने बनाई है टी, चाय गर्मा गर्म। तो मान लेते हैं इस चाय का टेम्परेचर कितना रहा होगा, मान लो 80 डिग्री सेल्सियस फॉर एग्जांपल। इसका टेम्परेचर कितना है, 80 डिग्री सेल्सियस, और आपने टेबल पे रख दिया, आपने रूम के अंदर, अपनी पढ़ाई कर रहे हो आप लोग, आपने इसको रूम में रख दिया। राइट, अब जो रूम का टेम्परेचर है वो कितना रहेगा, रूम का टेम्परेचर मान लेते हैं, सराउंडिंग का टेम्परेचर मान लेते हैं कितना है, 25 डिग्री सेल्सियस। नाउ व्हाट विल हैपन, समझो ध्यान से। क्या चाय ठंडी हो रही होगी, क्यों ठंडी हो रही होगी, इसका टेम्परेचर क्यों कम हो रहा होगा, क्योंकि यहां से हीट का ट्रांसफर, कप में जो चाय है वहां से हीट ट्रांसफर हो रही होगी रूम के अंदर, सराउंडिंग के अंदर। बोलो यस और नो। क्योंकि हीट का जो ट्रांसफर होता है वो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ होता है अपने आप से, नेचुरली, स्पॉन्टेनियसली। तो हीट ट्रांसफर इज टेकिंग प्लेस फ्रॉम कप ऑफ टी टू द रूम, टू द सराउंडिंग, जिसकी वजह से क्या हो रहा होगा, इसका टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा होगा, धीरे धीरे टेम्परेचर डिक्रीज होता जाएगा। और जब इसका टेम्परेचर सराउंडिंग यानी कि रूम टेम्परेचर के बराबर हो जाएगा तो टेम्परेचर डिफरेंस 0 हो जाएगा। बोलो यस और नो। जब ये धीरे धीरे टेम्परेचर कितना हो जाएगा इसका, रूम टेम्परेचर के बराबर, 25 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर, तो टेम्परेचर डिफरेंस कितना हो गया, 0। तो उसके बाद क्या हीट ट्रांसफर होती रहेगी, नो। हीट केवल तब तक ट्रांसफर होगी जब तक इन दोनों टेम्परेचर, जब तक यहां पर क्या है, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस है। जब तक चाय का टेम्परेचर रूम के टेम्परेचर से ज्यादा है तो हीट का ट्रांसफर होता रहेगा। जैसे ही चाय ठंडी होकर के रूम टेम्परेचर पे आ जाएगी तो टेम्परेचर डिफरेंस कितना हो जाएगा, 0, नो हीट ट्रांसफर। तो हीट ट्रांसफर क्यों हुई, हीट ट्रांसफर का कॉज क्या है, व्हाट इज द कॉज ऑफ हीट ट्रांसफर, दैट इज टेम्परेचर डिफरेंस। टेम्परेचर डिफरेंस अगर नहीं होगा तो हीट का ट्रांसफर नहीं होगा, अगर टेम्परेचर डिफरेंस है तो हीट ट्रांसफर हो रही होगी, है ना। तो देखो यहां पर लिखा हुआ है, हीट ट्रांसफर की हम बात कर रहे हैं, तो एनर्जी ट्रांसफर बाय वर्च्यू ऑफ विच टेम्परेचर डिफरेंस, टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से जो एनर्जी ट्रांसफर होती है उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं बच्चों, हीट ट्रांसफर बोलते हैं। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। अगर टेम्परेचर डिफरेंस है तो हीट ट्रांसफर हो रही होगी,
है ना। तो टेम्परेचर डिफरेंस, मैंने आपको क्या बोला था कि सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में एनर्जी का ट्रांसफर किस फॉर्म में होता है, या तो हीट की फॉर्म में या वर्क की फॉर्म में। तो टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से जो एनर्जी ट्रांसफर होगी उसको हम हीट ट्रांसफर बोलेंगे। टेम्परेचर डिफरेंस के अलावा किसी भी कारण से सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में एनर्जी ट्रांसफर हो रही होगी तो उसको वर्क बोला जाता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी हीट ट्रांसफर का मतलब क्या है। जैसे जैसे इलेक्ट्रिकल में आप लोगों ने पढ़ा होगा या इलेक्ट्रिकल में आप पढ़ोगे, अगर वोल्टेज डिफरेंस है तो करंट फ्लो होती है। करंट फ्लो कब होती है, जब वोल्टेज डिफरेंस होता है। वोल्टेज डिफरेंस जितना ज्यादा होगा उतनी करंट ज्यादा फ्लो होगी। अगर वोल्टेज डिफरेंस जीरो है तो करंट फ्लो नहीं होगी। इसी तरह से अगर टेम्परेचर डिफरेंस जितना ज्यादा होगा हीट ट्रांसफर उतना ज्यादा होगा। टेम्परेचर डिफरेंस जीरो, टेम्परेचर डिफरेंस जीरो, हीट ट्रांसफर जीरो। चलो ठीक है, अब एक इक्वेशन आती है बच्चों, इसको मैं रफ कर देता हूं। बहुत ही शानदार टॉपिक है, बहुत ही आसान तरीके से पढ़ने की कोशिश करेंगे। चलो देखते हैं। अब ये इक्वेशन आती है हमारे पास क्या, Q इज इक्वल टू एम इंटू सी डेल्टा टी। सभी लोग इस इक्वेशन से परिचित हैं, सभी बच्चे इस इक्वेशन को जानते हैं। Q इज इक्वल टू वॉट, एम इंटू सी डेल्टा टी। एम क्या है, ये सिस्टम का मास है। सी क्या है, यहाँ पर स्पेसिफिक हीट है, डिफाइन करेंगे अभी क्या होता है स्पेसिफिक हीट। एंड डेल्टा टी क्या है, यहाँ पर टेम्परेचर डिफरेंस है। अब देखो डेल्टा टी अगर टेम्परेचर डिफरेंस को हम जीरो करेंगे तो क्या हो जाएगा, हीट ट्रांसफर जीरो हो जाएगा। आओ देखते हैं ये इक्वेशन कैसे आती है, समझते हैं कि ये इक्वेशन आती कैसे है। बच्चों एक काम करो, आप एक काम करो, यहाँ पर आप 2 kg वाटर ले लो। कितना वाटर लिया, 2 kg। यहाँ पर भी कितना वाटर लिया आपने, 2 kg वाटर आपने लिया, है ना। कितना वाटर लिया, 2 kg। कितना वाटर लिया, 2 kg। अब इसका इनिशियल टेम्परेचर मान लो कितना है, इसका इनिशियल टेम्परेचर मान लो, इसका इनिशियल टेम्परेचर है 30 डिग्री सेल्सियस। तो इसका इनिशियल टेम्परेचर भी कितना है, 30 डिग्री सेल्सियस। इधर लिख देते हैं इसको, यस। इसका इनिशियल टेम्परेचर भी कितना होगा, 30 डिग्री सेल्सियस। बहुत ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से समझना। मैंने क्या किया, इधर 2 kg वाटर लिया, इधर भी 2 kg वाटर लिया। दोनों का इनिशियल टेम्परेचर कितना है, 30 डिग्री सेल्सियस। मान लो रूम टेम्परेचर पर रखे हुए हैं। अब मैं एक काम करता हूं, इसको हीट सप्लाई करता हूं, है ना। इसको हीट सप्लाई करता हूं। क्या सप्लाई कर रहे हैं हम, इसको हीट सप्लाई कर रहे हैं। और इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, बोलो यस और नो। इसका टेम्परेचर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। आपने पानी लिया और चूल्हे पर रखा उसको किसी बर्तन में, हीट सप्लाई कर दी तो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा। मान लो इसका टेम्परेचर बढ़ करके हो जाता है कितना, 60 डिग्री सेल्सियस। हमने इसका टेम्परेचर हीट सप्लाई करी और टेम्परेचर 30 से 60 डिग्री सेल्सियस कर दिया इसका। नो, अब इधर आ जाओ, इसको भी हीट सप्लाई करते हैं, इसको भी हीट सप्लाई करते हैं और इसका टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस से ले जाते हैं 90 डिग्री सेल्सियस तक, 90 डिग्री सेल्सियस तक। समझो जरा, इसका टेम्परेचर डिफरेंस कितना बच्चों, इसका टेम्परेचर है 60 माइनस 30 यानी कि 30 डिग्री सेल्सियस, और इसका टेम्परेचर डिफरेंस कितना होगा, 90 माइनस 30 दैट इज 60 डिग्री सेल्सियस। अब एक बात सोच के बताना, इसका मास भी सेम, इसका मास भी 2 kg है, इसका मास भी 2 kg है, 2 kg 2 kg। अब आपने हीट सप्लाई करी इसको, इसका टेम्परेचर 30 से 60 तक ले गए, इसका टेम्परेचर आप 30 से 90 ले गए। बताओ किसको हीट ज्यादा सप्लाई करनी पड़ेगी, जिसका टेम्परेचर ज्यादा रेज कर रहे हो, जिसका टेम्परेचर आप ज्यादा बढ़ा रहे हो, मतलब जिसका टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा है, जिसका टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा है उसको हीट ज्यादा सप्लाई करनी पड़ेगी। बोलो यस और नो। जिसका टेम्परेचर डिफरेंस कम है उसको कम हीट सप्लाई करनी पड़ेगी। बात समझ में आती है क्या, ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा हीट सप्लाई करनी पड़ेगी, कम टेम्परेचर डिफरेंस कम हीट सप्लाई करनी पड़ेगी, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि जो हीट ट्रांसफर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस है। अगर मान लो आप 90 से इसको 100 तक ले जाओगे, 95 तक ले जाओगे तो और ज्यादा हीट सप्लाई करनी पड़ेगी क्योंकि डेल्टा टी बढ़ जाएगा। मतलब मैं ये लिख सकता हूं, मैं यहां पर लिख सकता हूं कि जो हीट ट्रांसफर होती है, बहुत ही शानदार, जो हीट ट्रांसफर होती है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी, टेम्परेचर डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है ना। ये तो हुआ एक केस। मास क्या रखा हमने, सेम रखा। अगर सेम मास है तो डेल्टा टी जिसका ज्यादा होगा, जिसका ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाओगे उसको ज्यादा हीट सप्लाई करनी पड़ेगी। तो हीट ट्रांसफर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस। दूसरा केस लेते हैं, इस बार तो मास सेम था, इस बार मास चेंज कर देंगे और टेम्परेचर डिफरेंस को सेम करेंगे, उल्टा करो इसका। समझते हैं दूसरा केस, है ना, समझते हैं कौन सा, दूसरे वाला केस। आपने क्या किया, इधर लिया आपने वाटर
2 kg और इधर आपने वाटर लिया 50 kg, है ना, इधर वाटर लिया आपने 50 kg। इसका टेम्परेचर कितना रखा आपने, मान लो 30 डिग्री सेल्सियस से कितना आपने 60 डिग्री सेल्सियस, इसका टेम्परेचर डिफरेंस भी कितना रखा आपने 30 डिग्री सेल्सियस से 60 डिग्री सेल्सियस। मतलब ये हुआ इसका डेल्टा टी जितना है उसका डेल्टा टी भी उतना ही है, 30 से 60, 30 से 60, डेल्टा टी इस बार सेम है, टेम्परेचर डिफरेंस सेम है। अब सोचो जरा, अब हीट सप्लाई करनी है आपको, इसको हीट सप्लाई करो, इसको हीट सप्लाई करो, टेम्परेचर कहां से कहां जाएगा 30 से 60, इसको भी हीट सप्लाई करो, हीट सप्लाई करो, टेम्परेचर कहां से कहां जाएगा 30 से 60, दोनों का टेम्परेचर डिफरेंस सेम है। तो बताओ किसको ज्यादा हीट सप्लाई करनी पड़ेगी, सेम टेम्परेचर डिफरेंस ऑब्टेन करने के लिए इसका मास कम है इसका मास ज्यादा है, क्या इसको ज्यादा हीट सप्लाई करनी पड़ेगी, जिसका मास ज्यादा होगा, जिसका मास ज्यादा होगा हीट उसको ज्यादा सप्लाई करनी पड़ेगी, उतना ही टेम्परेचर डिफरेंस अगर आपको लाना है। आपने 2 कप चाय बनाई, आपने 50 कप चाय बनाई, तो ज्यादा हीट किसको सप्लाई करनी पड़ेगी, 50 कप चाय बनाने में ज्यादा हीट जाएगी, यस और नो। आपने 2 कप चाय बनाई, कुछ हीट सप्लाई करी, चाय बनाओगे तो हीट देनी पड़ेगी ना, 50 कप चाय बनाई उसको हीट दिया आपने, तो किसको ज्यादा हीट दोगे, जिसका मास ज्यादा होगा, जिसका मास ज्यादा होगा। इसका मतलब ये हुआ कि Q जो होता है ना हीट ट्रांसफर, वो मास के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है। बोलो यस और नो। आई होप कि एक एक चीज आपको समझ आ गई होगी, है ना, एक एक चीज आपको समझ में आ गई होगी। एक्चुअली थर्मोडायनामिक्स समझ में तभी आती है जब हम एग्जाम्पल से समझते हैं, है ना, बहुत ही प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। देखो अब एक काम करो, इनको कंबाइन करो, Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा T, Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M, इनको करो कंबाइन, इनको करो कंबाइन, तो क्या मिल जाएगा आपको, Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M डेल्टा T, है ना। मतलब जो हीट ट्रांसफर है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस। अब इस प्रोपोर्शनलिटी का साइन को रिमूव करो तो क्या आ जाएगा, तो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा, यस और नो। तो यहां पर आ जाएगा Q इज इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ जाएगा यहां पर C, राइट। अब ये हो गया आपका क्या, इसको आप क्या लिख सकते हो, Q इज इक्वल टू M इंटू सी डेल्टा T। तो यहां पर C क्या है बच्चों, यहां पर ये इक्वेशन हमको लानी थी, ये इक्वेशन आ चुकी है। तो यहां पर जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आया है ना C, इसी को बोलते हैं हम लोग स्पेसिफिक हीट। क्या बोलते हैं इसको, स्पेसिफिक हीट। यहां पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है स्पेसिफिक हीट, इसको बोला जाता है C को, यस और नो। अब बात आती है कि स्पेसिफिक हीट जो C है इसको हम डिफाइन कैसे करें। तो डिफाइन तो आप बचपन से करते आए हैं, है ना, एक को छोड़ के बाकी सबको 1 मान लेते हैं। तो यहां से आप देखो C क्या हो जाएगा बच्चों, C क्या हो जाएगा यहां से, दैट इज इक्वल टू Q अपॉन M इंटू डेल्टा T, है ना, M इंटू C, स्पेसिफिक हीट इज इक्वल टू Q हीट ट्रांसफर अपॉन M इंटू डेल्टा T। मतलब आपको क्या करना है, यूनिट मास सब्सटेंस का टेम्परेचर यूनिट डिग्री बढ़ाना है ना, यूनिट डिग्री टेम्परेचर डिफरेंस है। तो जितनी हीट की रिक्वायरमेंट होगी क्या बोलेंगे हम लोग उसको, स्पेसिफिक हीट बोलेंगे। देखो लिखा हुआ है स्पेसिफिक हीट C, इट इज द अमाउंट ऑफ हीट, इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास, द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस थ्रू थ्रू यूनिट डिग्री टेम्परेचर डिफरेंस, है ना। यूनिट डिग्री टेम्परेचर डिफरेंस के यूनिट यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस का आपको क्या करना है, यूनिट डिग्री टेम्परेचर डिफरेंस राइज करना है। जितनी हीट की रिक्वायरमेंट होगी उसको बोला जाएगा स्पेसिफिक हीट। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो जी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है, यहां पर लिखा हुआ है सॉलिड एंड लिक्विड्स हैव वन स्पेसिफिक हीट वेयर एज द गैसेस हैज 2 स्पेसिफिक हीट। समझो जरा, यहां पे आप सभी जानते हैं कि कोई भी सब्सटेंस जो है, कोई भी सब्सटेंस या तो सॉलिड स्टेट में रहेगा, यस, कोई भी सब्सटेंस जो है या तो सॉलिड स्टेट में रहता है या लिक्विड स्टेट में या फिर वो रहता है गैसियस स्टेट में। बोलो यस और नो। तो सॉलिड और लिक्विड इनका वॉल्यूम चेंज नहीं होता है, इनका वॉल्यूम क्या होता है, कांस्टेंट रहता है। इनका वॉल्यूम क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। सॉलिड और लिक्विड का वॉल्यूम चेंज नहीं होता है, इनकी केवल एक ही स्पेसिफिक हीट होती है। देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है, सॉलिड एंड लिक्विड्स हैव वन स्पेसिफिक हीट। सॉलिड और लिक्विड के लिए केवल एक ही स्पेसिफिक हीट होगी, केवल एक ही क्या होगी, स्पेसिफिक हीट होगी। जबकि जो गैसेस होती हैं इनका वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं होता है, इसको आप कंप्रेस कर सकते हो। क्या कर सकते हो, इसको आप कंप्रेस कर सकते हो। गैसेस जो होती हैं वो कंप्रेसिबल इन नेचर होती हैं, जबकि लिक्विड एंड सॉलिड इनकंप्रेसिबल होते हैं,
इनकंप्रेसिबल होते हैं, क्योंकि इसको हम कंप्रेस कर सकते हैं, कंप्रेसिबल होती है गैसेस, इसलिए यहां पर दो स्पेसिफिक हीट होती हैं, एक Cp एंड एक Cv। Cp का मतलब है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो Cp, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो Cv, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अब हमको ये प्रूफ करना है कि Cp की वैल्यू Cv से ज्यादा क्यों होती है। चलो प्रूफ करेंगे इस डायग्राम की हेल्प से बहुत ही शानदार तरीके से। तो वीडियो लेक्चर को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहूंगा, यदि आपने अभी तक गेटवे क्लासेस का ऐप अपने मोबाइल में डाउनलोड नहीं किया है तो आप गूगल प्ले स्टोर से गेटवे क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लीजिए, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। लिंक के माध्यम से भी प्ले स्टोर से आप गेटवे क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि ऐप के अंदर आपको हर एक सब्जेक्ट के यूनिट वाइज, टॉपिक वाइज बहुत ही शानदार तरीके से नोट्स मिल रहे होंगे। चलो समझते हैं बच्चों यहां पर कि Cp की वैल्यू Cv से ज्यादा क्यों होती है। तो यहां पर हमने दो केस लेने हैं, एक कांस्टेंट प्रेशर के लिए और एक कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए। मान लेते हैं यहां पर क्या है, आपका वॉल्यूम कांस्टेंट है ना। यहां पर मान लेते हैं क्या है बच्चों, वॉल्यूम कांस्टेंट है और ये है प्रेशर कांस्टेंट। यहां पे क्या कांस्टेंट रख लेते हैं, यहां पर रख लेते हैं प्रेशर कांस्टेंट को, ठीक है। चलो पहले बात करते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस की। कांस्टेंट वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, ये देखो पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है, ये भी पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है। तो यहां पर भरी हुई है गैस, यहां पर जो सिस्टम होगा वो लिक्विड नहीं होगा, वो क्या नहीं होगा, वो सॉलिड नहीं होगा, क्या होगा, गैसेस होगा। क्योंकि सॉलिड और लिक्विड इनकंप्रेसिबल होते हैं, उनकी तो केवल एक ही स्पेसिफिक हीट होती है। जैसे मैंने आपको बताया, अगर हम Cp और Cv लिख रहे हैं ना, Cp और Cv की हम बात कर रहे हैं, इसका मतलब सिस्टम क्या है, गैस है। सिस्टम क्या है, कोई गैस है, राइट। चलो अब एक काम करते हैं, क्योंकि यहां पर वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो वॉल्यूम कांस्टेंट का मतलब है ना तो एक्सपेंशन होगा और ना ही कंप्रेशन होगा। बोलो यस और नो। वॉल्यूम कांस्टेंट का मतलब है ना तो ये पिस्टन ऊपर जाना चाहिए, पिस्टन ऊपर जाएगा तो एक्सपेंशन हो जाएगा, पिस्टन नीचे आएगा तो कंप्रेशन हो जाएगा। इसलिए हम एक काम करते हैं, पिस्टन को कर देते हैं लॉक। इस पिस्टन को लॉक कर देते हैं, पिस्टन ऊपर भी नहीं जाएगा, पिस्टन नीचे भी नहीं जाएगा, पिस्टन ऊपर नीचे मूव नहीं करेगा, तभी तो वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। चलो अब एक काम करते हैं, इसका इनिशियल टेम्परेचर मान लेते हैं कितना है, Ti। इसका इनिशियल टेम्परेचर कितना है, समझना बहुत ध्यान से। इसका इनिशियल टेम्परेचर Ti है और इसका फाइनल टेम्परेचर कितना हो जाएगा, Tf। इसको हीट सप्लाई करेंगे, एक्चुअली यहाँ पे हीट सप्लाई करेंगे इसको कांस्टेंट वॉल्यूम पे, कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट सप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो इसका टेम्परेचर T इनिशियल T फाइनल हो जाएगा, और मान लेते हैं इसका मास m है। इसी तरह से आप यहां पर इनिशियल टेम्परेचर इसका Ti मान लो, इसका फाइनल टेम्परेचर Tf मान लो, और इसका मास मान लेते हैं m। इसको भी हीट सप्लाई करेंगे हम कांस्टेंट प्रेशर पे, क्योंकि ये कांस्टेंट प्रेशर का केस है ना। मतलब करना क्या है आपको, इसका टेम्परेचर डिफरेंस जो होगा और जितना इसका मास होगा उतना ही टेम्परेचर डिफरेंस आपको इसका भी लेना है, टेम्परेचर डिफरेंस इसका भी इतना ही लेना है, और मास भी इतना ही लेना है। एक्चुअली हम कंपेयर कर रहे हैं ना, यहां पर हम कांस्टेंट वॉल्यूम पे कितनी हीट सप्लाई करनी पड़ेगी, कांस्टेंट प्रेशर पे कितनी हीट सप्लाई करनी पड़ेगी। तो जब आप दो चीजों को कंपेयर करते हो तो बाकी के पैरामीटर तो कांस्टेंट रखते हो ना। इफ यू आर गोइंग टू चेक द परफॉर्मेंस बिटवीन टू थिंग्स, द रिमेनिंग पैरामीटर मस्ट बी सेम। अगर मैं मान लो 10 बच्चों की एक परफॉर्मेंस चेक करना चाहता हूं तो उनका क्वेश्चन पेपर क्या अलग अलग होगा, क्वेश्चन पेपर तो सेम रखना पड़ेगा ना, बाकी की सारी कंडीशंस क्या रखनी पड़ेंगी, सेम रखनी पड़ेंगी। इसलिए इसका मास भी m है, इसका मास भी m है, इसका टेम्परेचर डेल्टा T है, इसका टेम्परेचर भी डेल्टा T है। मान लो टेम्परेचर हमको कितना कर दिया इसका, हमने इसको बढ़ा करके कर देते हैं 30 डिग्री सेल्सियस पहले टेम्परेचर था, अब कितना हो जाएगा इसका 60 डिग्री सेल्सियस। बहुत ध्यान से समझना, तो इसका टेम्परेचर भी कितना होगा 30 डिग्री सेल्सियस से 60 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर डिफरेंस सेम, मास सेम। चलो अब इसको ट्रांसफर करो कांस्टेंट वॉल्यूम पे, हीट ट्रांसफर करो। अब एक बात और आपको पता होनी चाहिए, है ना, जब आप किसी सिस्टम को हीट सप्लाई करते हो, किसी सिस्टम के अंदर, जैसे आपने पानी लिया है ना, पानी लिया, हीट सप्लाई कर रहे हो उसको, कुकर में पानी लिया आपने, हीट सप्लाई कर दी है ना, तो क्या होगा, उसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा। मतलब टेम्परेचर कैसे इंक्रीज होगा, क्योंकि उसकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होती है ना। ये बात आपको पता होनी चाहिए कि भाई जब इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होती है तो इसका टेम्परेचर क्या होता है, इंक्रीज होता है। टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है क्योंकि उसकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो रही है। इंटरनल एनर्जी को कैसे डिफाइन करेंगे बाद में आएगा, हर एक चीज समय पर आती रहेगी अपने अपने। अब एक बात मुझे, एक बात बस यहां पर आपको मुझे एक बात बतानी है कि हम हीट ट्रांसफर कर रहे हैं किस पे, कांस्टेंट वॉल्यूम। और हर एक प्रोसेस के लिए हम वर्क ट्रांसफर निकाल चुके हैं, क्या, पीडीवी वर्क, पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट वर्क।
तो कांस्टेंट वॉल्यूम जब होता है, जब वॉल्यूम कांस्टेंट होता है ना बच्चों, तो चेंज इन वॉल्यूम क्या होता है, जीरो होता है। आपको याद आ रहा है W इज इक्वल टू पी डीवी, ये जो वर्क आएगा कितना आएगा, जीरो आएगा। बोलो यस और नो, वर्क जीरो आएगा कि नहीं आएगा? तो यहां पर मैं लिख देता हूं वर्क जो होगा वो जीरो होगा, क्योंकि ये कांस्टेंट क्या है, कांस्टेंट वॉल्यूम है। तो वर्क इज इक्वल टू जीरो, वर्क इज इक्वल टू जीरो, ध्यान रखो वर्क इक्वल टू जीरो। अब आपने जितनी भी हीट ट्रांसफर करोगे, क्योंकि पिस्टन तो ऊपर मूव ही नहीं कर रहा है, पिस्टन ऊपर मूव ही नहीं कर रहा है, तो वर्क कितना होगा, जीरो। अब जितनी हीट सप्लाई करोगे ये पूरी की पूरी हीट किस में चली जाएगी, इंटरनल एनर्जी में। जितनी हीट सप्लाई करोगे किस में चली जाएगी, इंटरनल एनर्जी में। इंटरनल एनर्जी बढ़ी मतलब इसका टेम्परेचर बढ़ा। कितना टेम्परेचर बढ़ा, मान लो 30 डिग्री से 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ा, तो जितनी हीट सप्लाई करोगे किस में चली जाएगी, इंटरनल एनर्जी में, क्योंकि वर्क नहीं है यहां पर वर्क कितना है, जीरो है। चलो फॉर एग्जांपल मान लेते हैं आपने 100 किलो जूल हीट सप्लाई करी, 100 किलो जूल हीट सप्लाई करी, तो उसकी इंटरनल एनर्जी कितनी आ जाएगी, 100 किलो जूल आ जाएगी। उसकी इंटरनल एनर्जी कितनी बढ़ जाएगी, 100 किलो जूल। तो उसका टेम्परेचर बढ़कर के कितना हो जाएगा, 30 से 60 डिग्री सेल्सियस। चलो अब आ जाओ यहाँ पे, अब आ जाओ यहाँ पे, कांस्टेंट प्रेशर पे हीट सप्लाई करनी है। किस पे, कांस्टेंट प्रेशर पे हीट सप्लाई करनी है। और बच्चों आपको याद होगा जब हम कांस्टेंट प्रेशर पे हीट सप्लाई करेंगे, इस बार वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं है, इस बार प्रेशर कांस्टेंट है। आपको याद आ रहा है फॉर्मूला, W इज इक्वल टू पी V2 माइनस V1 वर्क ट्रांसफर था, यस और नो। W इज इक्वल टू क्या, PdV। तो यहां पर जैसे ही हीट सप्लाई करोगे कांस्टेंट प्रेशर पे, ये पिस्टन ऊपर की तरफ जाएगा, तो वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं है इस बार, तो वर्क जीरो नहीं हो सकता है, वर्क जीरो नहीं होगा। जैसे ही आप कांस्टेंट प्रेशर पे हीट सप्लाई करोगे ये पिस्टन ऊपर जाएगा, तो कुछ ना कुछ वर्क यहां पर होगा, जबकि यहां वर्क कितना था, जीरो। लेकिन यहां वर्क जीरो नहीं है, मास उतना ही है, लेकिन टेम्परेचर डिफरेंस भी हमको उतना ही करना है। इसको भी 30 से 60 लेके जाना है। चलो सप्लाई करो हीट को जरा। कांस्टेंट प्रेशर पे जब हीट सप्लाई करोगे बच्चों, तो ये दो पार्ट में टूट जाएगी। एक तो इसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, और दूसरा साथ में क्या हो रहा होगा, इसके अंदर वर्क भी आएगा, है ना, इसके अंदर वर्क भी आएगा। बोलो यस और नो। अच्छा एक बात बताना मुझे कि ये 30 से 60 डिग्री सेल्सियस तक अगर आपको टेम्परेचर बढ़ाना है, तो वो कैसे बढ़ेगा, इंटरनल एनर्जी से। वो इंटरनल एनर्जी कितनी थी, एग्जांपल क्या लिया था हमने, 100 किलो जूल का। 100 किलो जूल हीट सप्लाई करोगे तो 100 किलो जूल उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ी है, तो टेम्परेचर उतना बढ़ा है 30 से 60। तो इसमें भी तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें भी तो क्या करना पड़ेगा आपको, कितनी, अगर क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस कितना चाहिए, अरे टेम्परेचर डिफरेंस तो उतना ही चाहिए जितना वहां था, तभी तो कंपेयर कर पाएंगे। तो इंटरनल एनर्जी कितनी हो जाएगी इसकी, 100 किलो जूल, तभी तो टेम्परेचर बराबर आ पाएगा। और प्लस कुछ ना कुछ वर्क भी रहा होगा, वर्क जीरो नहीं है। मान लो फॉर एग्जांपल कि जैसे आपने हीट सप्लाई करी तो कुछ वर्क हुआ, मान लेते हैं 30 किलो जूल वर्क हुआ। अब बताओ जरा मुझे, 30 किलो जूल तो वर्क देना ही देना आपको वहां पर, 30 20 जो भी है, जीरो तो नहीं हो सकता है। जब आपने 30 किलो जूल वर्क में जब आपने हीट सप्लाई करी और इसमें से कुछ हिस्सा वर्क करने में चला गया हीट का, 30 किलो जूल। अच्छा अगर आप यहां पर 100 किलो जूल सप्लाई करोगे ना, 100 किलो जूल, तो देखो गड़बड़ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर आप 100 सप्लाई करते, जैसे आपने वहां पर 100 किलो जूल हीट सप्लाई करी, टोटल इंटरनल एनर्जी बढ़ गई 100 किलो जूल, तो टेम्परेचर 30 से 60 चला गया। अब यहां पर आपने टोटल कितनी सप्लाई करी, 100, और 100 में से 30 चला गया इधर की तरफ, तो यहां तो आपको कितना मिलेगा, 70 किलो जूल बचेगा। इंटरनल एनर्जी कितनी बचेगी, 30 वर्क में चलेगी, इंटरनल एनर्जी कितनी बढ़ेगी, 70 किलो जूल, और 70 किलो जूल से आपका टेम्परेचर 30 से 60 नहीं जा पाएगा। हो सकता है वो 60 से कम ही रह जाएगा टेम्परेचर, क्योंकि 30 से 60 जाने के लिए कितना होना चाहिए, 100 किलो जूल। तो आपको यहां पर 100 किलो जूल देना ही होगा। जब आप इसको 100 किलो जूल यहां पर दे रहे होंगे, समझना हम कंक्लूजन तक पहुंच चुके हैं। तो यहां पर कितना देना पड़ेगा आपको हीट सप्लाई, ज्यादा हीट सप्लाई देनी पड़ेगी। बोलो यस और नो। तो सेम मास के लिए अगर आप सेम टेम्परेचर डिफरेंस ऑब्टेन करना चाहते हो, तो कांस्टेंट प्रेशर पे ज्यादा हीट सप्लाई करनी पड़ेगी। कितनी हीट सप्लाई करनी पड़ेगी यहां पर आपको, 30 किलो जूल, मतलब यहां से ज्यादा हीट ट्रांसफर आपको यहां पर करना पड़ेगा। कांस्टेंट वॉल्यूम पे 100 किलो जूल हीट सप्लाई करनी, मास m था, टेम्परेचर डिफरेंस था 30 से 60, यहां पर आपको ज्यादा 130 किलो जूल सप्लाई करनी पड़ेगी, क्योंकि 100 तो जाएगी सेम टेम्परेचर डिफरेंस को ऑब्टेन करने के लिए, और 30 चली जाएगी वर्क में। अल्टीमेटली हम कंक्लूजन तक पहुंच चुके हैं बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही शानदार तरीके से। क्या आप समझ पा रहे हो, सेम मास सेम टेम्परेचर डिफरेंस, तो कांस्टेंट प्रेशर पे ज्यादा हीट सप्लाई करनी पड़ रही है एज कंपेयर टू कांस्टेंट वॉल्यूम। चलो
हम लिख सकते हैं क्या यहाँ पे कि QP जो है हीट ट्रांसफर एट कांस्टेंट प्रेशर इज ग्रेटर देन हीट ट्रांसफर एट कांस्टेंट वॉल्यूम। और हीट ट्रांसफर क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया था। हीट ट्रांसफर क्या होता है आपका, व्हाट इज हीट ट्रांसफर, Q इज इक्वल टू M इंटू सी डेल्टा T। तो ये आ जाएगा आपका M C डेल्टा T, क्योंकि यहां पर कांस्टेंट प्रेशर की बात हो रही है तो यहां पर आ जाएगा CP, है ना, इज ग्रेटर देन M CV डेल्टा T। बोलो यस और नो। तो यहां से क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस क्या है हमारा, सेम है, मास क्या है, सेम है ना, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो Cp की वैल्यू Cv से ज्यादा आई। बोलो यस और नो। Cp इज व्हाट, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, Cv इज व्हाट, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इसलिए Cp की वैल्यू क्या होती है, हमेशा Cv से ज्यादा होती है। Cp इज ऑलवेज ग्रेटर देन Cv, है ना। यहां पर देखो लिखा हुआ है, क्यों ऐसा हुआ है, क्यों ऐसा हुआ है, ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि जब हम कांस्टेंट, देखो यहां पर लिखा हुआ है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर Cp इज ऑलवेज ग्रेटर देन Cv बिकॉज Cp इंक्लूड्स इंटरनल एनर्जी एंड एक्सटर्नल वर्क दोनों। मतलब यहां पर आप देखो इस Cp के अंदर क्या आ रहा है, इसके अंदर अब वर्क भी आ रहा है ना, इसके अंदर वर्क भी है, वर्क जीरो नहीं था, और इंटरनल एनर्जी भी है, जबकि Cv इंक्लूड्स इंटरनल एनर्जी ओनली। यहां तो जितनी हीट सप्लाई करी इंटरनल एनर्जी में चलेगी, टेम्परेचर बढ़ाने में वर्क जीरो था, यहां पर वर्क नहीं है। तो Cp देखो यहां पर देखो जरा, Cp के अंदर क्या था, Cp के अंदर क्या था, Cp के अंदर इंटरनल वर्क भी था और इंटरनल एनर्जी, जबकि Cv के अंदर क्या था, केवल और केवल इंटरनल एनर्जी ओनली। बोलो यस और नो, बताइए। ये कारण था कि Cp की वैल्यू Cv से ज्यादा होती है। Cp इज ऑलवेज ग्रेटर देन Cv। और आप सभी जानते हैं कि गामा जो होता है दैट इज द रेशियो ऑफ Cp एंड Cv। जब Cp की वैल्यू Cv से ज्यादा है तो गामा की वैल्यू क्या होगी, 1 से ज्यादा होगी। और याद कर सकते हैं आप, इसको याद कर सकते हैं, है ना, जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे होंगे तो आप याद कर सकते हैं क्या, एयर के लिए, है ना। किसके लिए बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, एयर के लिए। किसके लिए बात कर रहे हैं, एयर के लिए। एयर के लिए Cp की वैल्यू कितनी होती है, 1.005 किलो जूल पर केजी केल्विन। और Cv की वैल्यू कितनी होती है एयर के लिए, 0.718 किलो जूल पर केजी केल्विन। और इन दोनों का जब आप रेशियो निकालोगे तो गामा मिल जाएगा आपको, है ना, गामा मिल जाएगा, एंड दैट विल बी इक्वल टू 1.4। तो ये वैल्यू किसके लिए है, Cp और Cv की, ये है आपकी एयर के लिए, है ना, किसके लिए है, एयर के लिए है, राइट। तो आज का जो लेक्चर नंबर 8 था, हमने क्या समझा, क्या जाना, क्या सीखा कि भाई हीट ट्रांसफर क्या होती है। टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से जो एनर्जी ट्रांसफर होती है उसको हम हीट ट्रांसफर कहते हैं। एग्जाम्पल के साथ हमने समझा और देखा हमने कि जो हीट ट्रांसफर है वो मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और टेम्परेचर डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो वहां से हमको एक इक्वेशन मिली क्या, Q इज इक्वल टू M इंटू सी डेल्टा T। तो वहां पर एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आया C, जिसको बोला स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट को हमने डिफाइन किया कि भाई यूनिट मास सब्सटेंस, अगर मान लीजिए कोई सब्सटेंस है उसका यूनिट मास अगर हम ले लें तो उसका यूनिट टेम्परेचर डिफरेंस राइज करने के लिए कितनी हीट की रिक्वायरमेंट होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक हीट। और हमने सीखा और हमने जाना कि सॉलिड और लिक्विड दोनों इनकंप्रेसिबल होते हैं, इसलिए उनकी केवल एक ही स्पेसिफिक हीट होती है। तो उसको क्या लिख सकते हो आप, Q इज इक्वल टू M इंटू सी डेल्टा T, M इंटू सी डेल्टा T सॉलिड और लिक्विड के लिए। जबकि गैसेस के लिए हमने देखा कि दो स्पेसिफिक हीट होती हैं, Cp स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड Cv स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो गैसेस के लिए क्या आ जाएगा, MCp डेल्टा T अगर कांस्टेंट प्रेशर है, या फिर MCv डेल्टा T अगर कांस्टेंट वॉल्यूम है, तो है ना। और हमने जाना लास्ट में कि Cp की वैल्यू Cv से ज्यादा होती है और गामा की वैल्यू 1 से ज्यादा होती है। चलिए, आई होप कि आपको लेक्चर में काफी काफी अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो लेक्चर अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ, जितने भी स्टूडेंट्स हैं ना मैकेनिकल सेकेंड ईयर के, सभी के साथ आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट होगा आपका लेक्चर नंबर 9, जिसके अंदर हम डिस्कस कर रहे होंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। बहुत मजा आने वाला है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, है ना, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की भाई हम प्रूफ करेंगे यहां पर कि जो हीट ट्रांसफर होती है वो क्या होता है, आपका पाथ फंक्शन होता है। जैसे हमने प्रूफ किया था वर्क ट्रांसफर पाथ फंक्शन होता है, इसी तरह से हीट ट्रांसफर क्या होता है, पाथ फंक्शन होता है। देखो बहुत ज्यादा सिमिलरिटी होती है किसमें, हीट और वर्क में।
हीट एंड वर्क बोथ आर पाथ फंक्शन, दोनों पाथ फंक्शन होते हैं, दोनों इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल होते हैं, दोनों ही प्रॉपर्टी नहीं होते हैं। तो बहुत सारी इसके अंदर सिमिलरिटीज हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम सिमिलरिटी भी देखेंगे, हीट और वर्क में क्या सिमिलरिटीज हैं और हीट और वर्क में क्या डिफरेंस है, ठीक है ना। और देखेंगे हम यहां पर कि एनर्जी जो है वो एक प्रॉपर्टी होती है, एनर्जी इज अ प्रॉपर्टी, इसको प्रूफ करेंगे, है ना। और एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज कांस्टेंट। आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है, ये हमने इसका एग्जांपल के साथ समझा था लेक्चर 1 में, फर्स्ट लेक्चर में समझा था आइसोलेटेड सिस्टम। तो यहां पर हम प्रूफ करेंगे कि आइसोलेटेड सिस्टम की जो एनर्जी होती है दैट इज ऑलवेज कांस्टेंट, है ना। आइसोलेटेड सिस्टम है तो उसकी एनर्जी क्या रहेगी, ऑलवेज कांस्टेंट रहेगी। एंड लास्ट में समझेंगे कि PMM1 इज इम्पॉसिबल, है ना, परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ फर्स्ट काइंड, क्योंकि यहां फर्स्ट लॉ की बात हो रही है तो यहां पर हम बात करेंगे PMM1 की। जब हम सेकंड लॉ पढ़ रहे होंगे तो हम बात करेंगे PMM2 की, है ना, परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ सेकंड काइंड। और जब हम बात करेंगे थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की तो बात करेंगे PMM3, परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ थर्ड काइंड। ओके, यहां से अगर आप देखें तो ये क्वेश्चन जो है AKTU एग्जाम में आए हुए हैं, कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये वाला, है ना, ये वाला क्वेश्चन आपका आ चुका है AKTU एग्जाम में कई बार, और ये क्वेश्चन भी आपका शॉर्ट क्वेश्चन में आता है AKTU में। तो समझेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 9 में। तब तक आप पढ़ाई करते रहिए। विश यू वेरी ऑल द बेस्ट। थैंक यू।